ओके डियर स्टूडेंट्स, आप सभी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए जा रहे हैं, क्वालिफाइड हुए हैं अपने रिटन को क्लियर करके। सो आज की जो मेरा सेशन है, मैं आप लोगों को अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में बेसिक्स बताऊंगा। पिछले 21 दिनों से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे थे, आप लोग ग्रुप डिस्कशंस और इन सब चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे थे। कोशिश की गई है कि आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव किया जा सके, सो दैट आप लोग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को और इंप्रूव कर सकें। आज हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप लोग जाएंगे, अपने टेस्ट को फेस करेंगे। सो ये जो क्लास है, ये आपको बताएगी कि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट है क्या, वो किस लिए है और वो कितना सहज है। राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज होता क्या है कि जो सेंटर्स में रहे हुए हैं, ना ही वो एमएन सिलेक्शन सेंटर में रहे हुए हैं, और उनको फौज का भी तजुर्बा नहीं है, बट आजकल इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू राइट सिंपल कि आई एम सो एंड सो एक्सपर्ट। राइट, तो बड़ा ट्रेंड बन चुका है जब से यूट्यूब आया है और जब से और भी सोशल माध्यम आए हुए हैं। सो इट्स वेरी इजी फॉर पर्सन कि जिसको डांस नहीं आता वो भरतनाट्यम का गुरु बन जाता है। राइट, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से? सो समझते ये हैं कि व्हाट इज अडेप्टेबिलिटी, और ये अडेप्टेबिलिटी का जो रिलेशनशिप है और जो मकसद है, जो इसके सही मायने हैं, वो क्या है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप लोग कि आप लोगों ने जो अपना करियर चुना है, जो अपना लाइफ का एम है, वो आपका आर्म्ड फोर्सेस है। राइट, एयरफोर्स आप लोगों ने चुना है, आप लोग एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और एयरफोर्स हो या कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का वर्टिकल हो, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो नेवी है, या फिर वो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वहां पर जो लाइफ है उसके कुछ अपने नियम हैं, अपने मायने हैं, उसकी अपनी डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज हैं, और वो बहुत सारी आपकी फिजिकल काबिलियत चाहती है वो नौकरी या वो लाइफ, या फिर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेबिलिटी चाहती। राइट, अब ये सारे फैक्टर्स हैं क्या? तो यहां पर सिलेक्शन सेंटर जो है वो ये इंश्योर करता है कि हमारे पास जो कैंडिडेट है वो ऐसा आए जो कि एयरफोर्स के माहौल में ढल जाए, या आर्मी के माहौल में ढल जाए, या फिर नेवी के, या फिर जो उसके माहौल में ढल जाए। तो जो और जो ये अडेप्टेबिलिटी टेस्ट का जो अगर इफ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, सो फॉर आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स एसएसबी के माध्यम से ये बहुत समय से हो रहा है। राइट, और इसमें क्या देखते हैं, अब ये समझ लेते हैं। हम अडेप्टेबिलिटी पे बात करेंगे, हम क्वालिटीज के ऊपर बात करेंगे, हम ये भी देख लेंगे कि क्या चीज कैंडिडेट में देखी जाती है, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, सो दैट यू विल गेट अलाइंड दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। राइट, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो देयर आर टू काइंड ऑफ फैक्टर्स इन एवरी इंडिविजुअल। हर व्यक्ति में दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, या किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड दो प्रकार की क्वालिटीज होती हैं। कुछ होती हैं जो कि ट्रेनेबल होती हैं, कुछ होती हैं जिनको आप ट्रेन नहीं कर सकते। आप किसी को ईमानदार ट्रेन करके नहीं बना सकते, ठीक है, वो स्वयं में होगा। ठीक है, आप किसी को फिजिकली रोबस्ट तो बना सकते हैं, पर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं बना सकते। आप किसी की बॉडी बनवा सकते हैं जिम के अंदर, लेकिन वो 10 लोगों को, एक दुश्मन के 10 दुश्मनों को सरहद के ऊपर फेस कर ले, वो जज्बा आप नहीं डाल सकते। राइट, सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स वी विल टॉक अबाउट टुडे। मैं आपको आज जो मेरे इतने 21-22 वर्षों का जो तजुर्बा है, और जो मैंने एसएसबी के दौरान और इन सब चीजों के समय में जो सीखा है, वो मैं आज आपको निचोड़ दूंगा इसके बारे में। सो जब हम किसी कैंडिडेट को देखते हैं, अभी मैं एक जनरल बात करूंगा और फिर स्पेसिफिकली बात करूंगा एयरफोर्स का जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट है उसके बारे में। फिलहाल मैं आपको जनरल बात करूंगा, जो कि बरसों से आर्म फोर्सेस में इंडिविजुअल्स को चयन करने के लिए हम पद्धति को उपयोग में लेके आ रहे हैं। राइट, सो हर इंडिविजुअल के 3 फैक्टर्स होते हैं। एक, हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के 3 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। वन इज कि वो क्या सोचता है, राइट, उसका मन कैसा है, ठीक है,
वो क्या सोचता है, उसका उसका अंतर्मन जिसको बोलते हैं, उसकी इंटरनल सोल कैसी है, उसकी सोच क्या है। दूसरा होता है कि वो बोलता क्या है, राइट। सो एक हो गया मन, दूसरा हो गया आपका वचन जो आप बोल रहे हैं, वाच, राइट, जो कि आप बोल रहे हैं, और तीसरा हो गया कर्म, आपके एक्शन। तो कई आपकी भी लाइफ में आप लोग कई प्रकार के इंडिविजुअल्स देखते होंगे, बोलते होंगे, और आपके मुंह से निकलता होगा, यार तू बोलता तो कुछ और करता कुछ और है? अच्छा, उस दिन जब हम बैठे थे, तुमने सोचा था ये था, पर अब तुम बोल ये रहे हो, राइट। सो यू फाइंड पीपल with different with thought in some other direction, with the speech in some other direction, and when it comes to action it is absolutely right. So जो ये थ्री एस्पेक्ट्स हैं, हम सोचते क्या हैं, हम बोलते क्या हैं, और हमारे एक्शन क्या हैं, ये जाके एक इंडिविजुअल को डिफाइन करते हैं। और इन तीनों चीजों का अलाइंड होना, इन तीनों चीजों का में बिल्कुल जीरो गैप होना एक इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूं कुछ और करूं कुछ और, मतलब मेरे इंटेंट और मेरे एक्शन में यदि गैप होगा, राइट। इंटेंट मतलब मेरी सोच, मैं बहुत अच्छा सोचता हूं आपके प्रति कि मेरा स्टूडेंट्स जो है वो ऐसा होना चाहिए, मेरे स्टूडेंट के लिए मुझे ये करना चाहिए, मैं ये कर दूंगा, लेकिन जब एक्शन का वक्त आता है, आई डोंट डू एनीथिंग, रादर आई डू नथिंग. So there is a gap in my intent and in my action. So in present time, or why should I say present time, हमेशा से आप लोगों को ऐसे लोग मिलेंगे जो जिनकी सोच, या यूं कह लीजिए जो कि ये प्रिटेंड करेंगे कि दे थिंक इन द राइट डायरेक्शन, हाउएवर जब एक्शन का टाइम आएगा तो वो एक्शन उनसे मिसिंग होगा, राइट। तो यहां पर क्या चाहता है कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए हमें ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जिनकी सोच में, जिनके वचन में और जिनके कर्म के अंदर जो गैप है वो मिनिमल हो, राइट। कैसी सोच हो, कैसे एक्शन हो, वो सब एक अलग बात है, हम उस पर बात कर ही नहीं रहे, वो बहुत सारे फैक्टर्स अभी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन तो इसीलिए जब हम एसएसबी की अगर मैं बात करूं कि एसएसबी के अंदर, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर, देयर आर 3 सेट ऑफ ऑफिसर्स who judge a candidate, right? Who rather test a candidate. One is technical officer, जो कि साइकोलॉजी के माध्यम से एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को जज करता है। एंड व्हाट इज साइकोलॉजी? जो कि आपका अंतर एफोर्सिबिलिटी टेस्ट के अंदर आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। और आपको एसआरटी के अंदर ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है, जो चूंकि ये एक प्रिलिमिनरी फेज है, आप लोग अभी इस चीज से, ये जो पूरा हमारा एनवायरमेंट है, जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी वो लोग इस चीज से मतलब काफी ज्यादा उनको पता नहीं है, इसलिए हमने उस टेस्ट को ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस रख दिया एसआरटी। हाउएवर एसआरटी व्हेन इट कम्स टू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और जो ऑफिसर्स के सिलेक्शन है, वहां पर एसआरटी में ऑप्शंस नहीं होते, आपको स्टेटमेंट लिखना होता है कि अगर ये सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे। फिलहाल आपके टेस्ट में क्या है, देयर आर 4 ऑप्शंस, राइट। उसकी बात हम करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि एसआरटी में हम क्या सोचते हैं, हमें कैसे, मैं हर एसआरटी को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, वी विल टॉक अबाउट दैट, राइट। तो जो मैं अभी आपको बता रहा था कि, और ये जो मेरी आपसे चर्चा है, ये कई सारे उन स्टूडेंट्स को हेल्प भी करेगी जो कि एसएसबी देना भी चाहते हैं, राइट। और आप में से भी कई बच्चे जो हैं जो टेक्निकल एंट्री के लिए एसएसबी देने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप सभी 12th में स्ट्रॉन्ग परसेंटेज लेके आए हुए बच्चे हैं, राइट, है ना। सो आप लोग भी जब टेक्निकल एंट्री का फॉर्म भरेंगे नेवी का, एयरफोर्स का, तो यू ऑल विल अपीयर इन एसएसबी, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज एज वेल, राइट। सो टेक्निकल ऑफिसर साइकोलॉजी टेस्ट के माध्यम से क्या देखता है कि आपकी सोच कैसी है, राइट। फिर एक जीटीओ होता है, राइट। तो अच्छा, टेक्निकल ऑफिसर सिविल का भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट आर्मी का भी होता है, या एयरफोर्स का भी होता है, मतलब सर्विसेज का भी होता है, या बाहर से भी होता है। जीटीओ जो होता है वो सर्विसेज का ही होता है, राइट। और जीटीओ आपको डिफरेंट टास्क के माध्यम, और जीटीओ आपसे इंटरेक्ट करता है, साइकोलॉजिस्ट कभी आपसे
इंटरेक्ट नहीं करता, वो नहीं देखता आपको, ही इज नॉट सपोज टू सी यू, राइट? नहीं तो क्या होगा, मुझे इसकी शक्ल पसंद है, उसकी नहीं पसंद, होता है ना, हमारी पर्सनल लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स होती हैं जो कि हमारे परसेप्शन को डेविएट कर देती हैं। आप एक बेहतरीन स्टूडेंट होंगे, लेकिन हो सकता है मेरे को आपका हेयर स्टाइल पसंद नहीं है, तो मैं अपना मन आपके प्रति नेगेटिव बना लूंगा, राइट? वी ऑल आर ह्यूमन, हम सभी की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, राइट? सो साइकोलॉजिस्ट जो है, चूंकि वो कैंडिडेट से नहीं मिलता, उसको बहुत ही मेच्योरली, उसको बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंटली, मतलब बिल्कुल बिना किसी मिलावट के उसको एक कैंडिडेट को जज करना होता है, इसलिए वो कैंडिडेट की शक्ल नहीं देखता, जो उसने पेपर पे उतार दिया है उसी के माध्यम से वो अपनी पेन पिक्चर देगा, अपनी रिपोर्ट देगा कैंडिडेट के लिए, वेदर ही इज रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड, राइट? जो ग्रुप टास्क जो हैंडल करता है, जो जीटीओ होता है, वो इंडिविजुअल के सारे ट्रेट्स पर बारीक नजर रखता है कि उसके एक्शंस क्या है, राइट? उसके एक्शंस क्या है, क्या उसके एक्शंस कोऑपरेटिव हैं, क्या उसके एक्शंस में लीडरशिप क्वालिटीज झलक रही है, क्या वो ग्रुप के अंदर टीम प्लेयर है, राइट? क्या वो सबको साथ लेके चलता है? इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल में चाहिए आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने के लिए, चाहे फिर कैडर कोई भी हो, चाहे ऑफिसर कैडर हो, चाहे एमएन कैडर हो, जवान कैडर हो, व्हाटसोएवर, राइट? बिकॉज आर्म फोर्सेस में, माय डियर स्टूडेंट्स, there is no discrimination when it comes to force as one entity, क्योंकि ये फाइटिंग फोर्सेस हैं, राइट? ये एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई एडमिन संभालने की फोर्सेस नहीं है, और जब लड़ाई का मैदान होता है, वहां पर ऑफिसर जवान सब कंधे से कंधा मिलाकर एक बैटल जोन के अंदर फाइट करते हैं, और इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर जरूरी नहीं कि जब कन्वेंशनल वॉरफेयर हो तभी यह मौका मिले, यहां पर हर रोज मौका मिलता है, राइट? यहां पर हर रोज मौका मिलता है, और जो ट्रस्ट लेवल है एक जवान और अफसर के बीच में, जो कमराडरी है, जो भाईचारा है, जो ट्रस्ट लेवल है, वो इस दर्जे का है कि जब एक पैरा ट्रूपर, जब एक ऑफिसर अपना पैराशूट पहन के पैरा जंप के लिए चढ़ता है, पैरास का, तो उसका जो बडी होता है, जो जवान होता है, वो उसके पैराशूट को फाइनल टच देता है, और उसको विश्वास है, और तब जाके वो 21,000 फीट की ऊंचाई से नीचे कूदता है, बिना सोचे हुए कि यार वो मेरे बंदे ने क्या करा होगा। तो दिस इज द ट्रस्ट लेवल, राइट? जब एक फाइटर पायलट जब अपने प्लेन को टेक ऑफ करता है, तो उसके हर हिस्से पुर्जे को पूरी एक टेक्निकल की टीम, जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के माध्यम से, जब आप एयर फ्रेम फिटर्स बनेंगे, आप लोग रेडियो फिटर्स बनेंगे, राइट? वो आप लोग पूरा कर रहे हैं बैटल जोन में जाने के लिए, सो यू आर ऑल्सो फाइटिंग, राइट? सो दैट्स द ट्रस्ट लेवल। सो यहां पर जो एक इंडिविजुअल जो चाहिए, क्योंकि जीने और मरने का सवाल है यहां पर, राइट? और एक फौजी जो है उसको मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर जज्बा है कि वो अपनी कंट्री के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा है, परंतु एक भी जान जो है वो जाया नहीं जानी चाहिए, राइट? सो ये लेवल ऑफ लव है, ये लेवल ऑफ ट्रस्ट है, ये लेवल ऑफ अफेक्शन है एक पूरी फोर्स के अंदर। सो जीटीओ को देखना है, तो ये सारी चीजें हैं कि यदि मान लीजिए ये इंडिविजुअल फोर्स में जाके खुश नहीं रहेगा, अडेप्ट नहीं कर पाएगा, उस माहौल में ढल नहीं पाएगा, ये इमोशनली स्टेबल नहीं है, मेंटली रोबस्ट नहीं है, राइट? ये बंदा अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता, ये बंदा इसके ये मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये टीम प्लेयर नहीं है, राइट? तो वो बंदा अपना भी नुकसान करेगा और दूसरे का भी नुकसान करेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, राइट? This is not a statement कि if you are not fit for forces that means you are unfit. No, sorry. If you are not fit for forces, you may be super fit for something else, which is good to live in a society. आज समाज के अंदर जितनी अहमियत फोर्सेस की है, उतनी अहमियत और वर्टिकल्स की भी है, and there are various examples, right? I'll give you one example, and वो examples तो दुनिया का हर आदमी जानता है, सदी का महानायक अमिताभ बच्चन, राइट? सो आई गॉट सेलेक्टेड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, मैं अपने पहले अटेम्प्ट में
एसएसबी मैंने क्लियर किया था 1996 में, 1995 में, राइट, 95 दिसंबर। आप लोग तो शायद पैदा नहीं हुए होंगे तब। राइट, so 1995 I cleared my SSB and that is in first attempt, right? तो and I have cleared from 34 SSB इलाहाबाद, और 34 SSB इलाहाबाद जो है वो आई डोंट नो, ऐसा होता नहीं है कि ये टफेस्ट एसएसबी है, वो टफेस्ट एसएसबी है, सबके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। हाउएवर 34 एसएसबी इलाहाबाद दैट टाइम जो कि हम सुनते थे एज ए स्टूडेंट, एज ए ऑफिसर तो कभी ये सब नहीं समझा सुना कि एसएसबी 34 इलाहाबाद इज द टफेस्ट वन, एंड रादर और एंड एसएसबी बोर्ड इलाहाबाद सिलेक्शन बोर्ड की जगह कहलाता था रिजेक्शन बोर्ड। ऐसा ऐसा तुम लोग भी नहीं सुना है? तो वो आजकल, वो आज तक वो सोचिए 1995 एंड वी आर इन 2020, तो वो जो एसएसबी इलाहाबाद है ना, वो सिलेक्शन बोर्ड की जगह उसको लोग रिजेक्शन बोर्ड कहते हैं। तो राइट, यू गाइस आल्सो हर्ड इट। तो ये एक ठप्पा लग चुका है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इफ यू हैव क्वालिटी, वेदर यू गो टू इलाहाबाद और टिम्बकटू, यू विल गेट सिलेक्टेड, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो ये सारी चीजें जो बातचीत थी कि वो रिजेक्शन बोर्ड है, ये सिलेक्शन बोर्ड है, सब कुछ मायने नहीं रखती। और हमारी चर्चा पूरी इस बात पे थी कि जो क्वालिटीज है, राइट, तो जीटीओ क्या देखेगा? जीटीओ देख रहा है कि आप लोग एक ग्रुप में कितने सहज हैं, ठीक है, आप टीम प्लेयर हैं कि नहीं है। और फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो आपसे पर्सनल इंटरव्यू लेता है, आपसे बातचीत करता है, ठीक है। तो वहां पर क्या आ गया? आपका बोलना आ गया, स्पीच आ गया। तो एक जगह आपका मन हो गया, व्हाट यू थिंक, थॉट प्रोसेस, साइकोलॉजी। जब आप ग्रुप में एक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल एक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे, उसमें भी क्या होता है कि पूरे चांस दिए जाते हैं आपको कि भाई आपको एक पूरे ग्रुप में आप परफॉर्म नहीं कर पाए, हो सकता है क्योंकि एक डिफरेंट प्रकार का माहौल होता है, हर कोई किसी ना एक दूसरे से कॉम्पीट करना होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इनकरेक्ट। एसएसबी इज अ ब्यूटीफुल टेस्ट और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट इज अ ब्यूटीफुल टेस्ट जहां पर आपका किसी से कंपटीशन है ही नहीं। आपका रिटन टेस्ट में कंपटीशन है कि इसके उससे ज्यादा नंबर आ गए या आपके मुझसे ज्यादा नंबर आ गए तो शायद मेरा सिलेक्शन ना हो, लेकिन एसएसबी में तो ऐसा है ही नहीं। आपका जो क्वांटिफिकेशन है उसको किसी और से, दैट इज नॉट ए रिलेटिव क्वांटिफिकेशन कि भाई आपके ज्यादा नंबर आए हैं तो आपके नहीं होगा, नहीं, आपका इंडिविजुअल की टेस्टिंग है, आपकी अपनी क्वालिटीज की टेस्टिंग है। इफ यू हैव इट, यू विल गेट थ्रू। दैट्स द रीजन दे आस्क यू, डू यू हैव इट इन यू। तो फौज के लिए मैं भी आपसे पूछता हूं, डू यू हैव इट इन यू। और वो जो सवाल ये आता है कि हम इसको डिकोड कैसे करें, जो ये डू यू हैव इट इन यू जो है, उसका कुछ तो डिकोड चाहिए होगा ना, उसका कोड तोड़ना पड़ेगा, वो क्या क्वालिटीज है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, राइट। तो तीन चीज मैंने आपको बता दी, 3 prong स्ट्रैटेजी के ऊपर एक इंडिविजुअल को चेक करते हैं। और आपके लिए तो 1600 मीटर की दौड़ भी है, तो फिजिकल फिटनेस भी हो गया। लेकिन फिजिकल फिटनेस भी को ट्रेनिंग सेंटर के अंदर लेंगे, उस दिन आपकी चाल भी सीधी कर देंगे, आपकी ड्रिल भी सीधी कर देंगे, आपके फिजिकल स्टैंडर्ड को उस दर्जे का बना देंगे कि आप चैंपियन हो। सो वी आर नॉट वरीड अबाउट योर फिजिकल स्टैंडर्ड, वी नीड बेसिक्स, राइट। ऐसा भी नहीं हो कि आप 1600 मीटर भी नहीं दौड़ पा रहे हैं, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड चाहिए ना, बिकॉज वी नीड टू सेलेक्ट द बेस्ट। तो ग्रुप के अंदर में से हमें वो लोग चाहिए, तो फिजिकल फिटनेस। लेकिन 1600 मीटर अगर आपने पास कर लिया, उसके बाद जब आप अपने ट्रेनिंग सेंटर बेलगाम में जाएंगे तो आप लोगों को चैंपियन घोड़ा बना देंगे वहां। तो फिजिकल फिटनेस की कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ड्रिल भी फिट कर देंगे, सब कुछ फिट कर देंगे, गॉट इट। बट वी नीड द राइट सेट ऑफ पीपल who could adapt themselves mentally. We need the right set of people जो कि टीम प्लेयर हैं। We need the right set of people जो कि एडवर्स कंडीशंस में रह सकते हैं। We need the right set of people जो कि वॉर लाइक सिनेरियो की एडवर्सिटी में हंसते हंसते अपने दिमाग को काम करते हुए हारी हुई लड़ाई को जीत में बदल सकते हैं। We need that motivated kind of people, right? So
दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। एंड ट्रस्ट मी, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में आपका किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, आपका सिलेक्शन आपकी क्वालिटीज के ऊपर ही हो रहा है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अभी कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो कि एक इंडिविजुअल में होनी चाहिए आर्म फोर्सेस में जाने के लिए, और उसके बाद फिर हम कुछ एसआरटीज के ऊपर बात करेंगे, और फिर आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो यू मे टेक 5 मिनट्स ब्रेक, आफ्टर 5 मिनट्स वी विल कम बैक हियर अगेन एंड सिट हियर, राइट? अभी तक एनी डाउट्स? थैंक यू। सो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि एक कैंडिडेट के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर जब हम आर्म फोर्सेस के हिसाब से बात करते हैं तो वो कौन कौन से इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो कि उसके अंदर देखे जाते हैं, राइट? अब आप में से कौन कौन है जिसका बैकग्राउंड आर्म फोर्सेस का है, या किसी का भाई या फिर फादर, या रिलेशन में, क्लोज रिलेशन के अंदर चाचा ताऊ, कौन कौन है आपके? और आपके भाई, ओके फाइन। तो आप लोग उनको बहुत, आप लोग उन लोगों को सबको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा, राइट? वो कैसे हैं, क्या है उनकी, क्या वो आपको आम सिविलियन से अलग दिखते हैं? कुछ कुछ फर्क लगता है उनके अंदर या नहीं लगता है? बोलने में लगता है, किसी चीज के बारे में सोचने में भी लगता होगा, और फिर कोई क्राइसिस आ जाए तो उनके एक्शन में भी लगता होगा, राइट? तो ये सारे जो फैक्टर्स है ना, ये आप में पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है? जो, और जब आप उस ट्रेनिंग के दौरान जब जाते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं, तो वो चीजें और ज्यादा आपके अंदर सरफेस हो जाती हैं। मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं कि हम ऑनेस्टी को, सबसे पहला मैं, अगर मेरे से कोई पूछे, राइट, कि वो फैक्टर कौन सा है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, द पर्सन शुड बी, और एन इंडिविजुअल शुड बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। अब ऑनेस्टी की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, और हम बात करेंगे ऑनेस्टी क्या है, और ये एक फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है, राइट? हम बात बहुत सारे हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सोशल अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सब अंग्रेजी है, इसके बारे में बात कर लेंगे हम, राइट? लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर, ठीक है, आज जो मैंने देखा समझा अपनी आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर की हैसियत से, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो एक कैंडिडेट में है, वो ईमानदारी। और अगर वो ऑनेस्ट है ना, तो फिर वो सारी चीजें उससे रिलेटेड है, फिर वो उसमें करेज भी आ जाएगा, करेज ऑफ कन्विक्शन भी आ जाएगा उसके अंदर, राइट? अभी ऑनेस्टी है क्या? तो जब मैंने कई स्टूडेंट से पूछा, मैंने, और बल्कि स्टूडेंट से भी पूछा जो कि एसएसबी देने नहीं जा रहे थे, मैंने उनको एक सिचुएशन कोट करी मैंने उनको, और एक दो से तो मैंने कल ही बात करी। कल मेरे से एक स्टूडेंट आया था जिसका एनडीए रिटर्न में हुआ था, पाली से आया मेरे से, सिर्फ कि सर आपसे 2 मिनट मुझे आधे घंटे बात करनी है, समझना है चीजों को। तो मैंने उसको समझाया, और फिर मैंने उससे पूछा, एक सिचुएशन बेटा तुमको देता हूं, ऑनेस्टी की जब डेफिनेशन में तुमसे पूछ रहा था, और जब उससे मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, स्टूडेंट से, कि एक सिचुएशन है, रात के 1:30 बज रहे हैं और आप जल्दी में हो, रात हो चुकी है, घर पहुंचना है आपको, घर 12 बजे तक पहुंचना था, आपकी सोसाइटी का गेट बंद हो जाता है 12 बजे, रात के 1:30 बज चुके, आप जल्दी में हैं, और एनी सर्कल फॉर दैट मैटर, जो बच्चे मुझे वीडियोस के माध्यम से देखेंगे वो शायद रित्या बैरोजी से रिलेट ना कर सके, आप लोगों को तो पता है रित्या बैरोजी चौराया, तो फॉर दैट मैटर एनी चौराया, फॉर दैट मैटर, हर शहर में लगभग शास्त्री चौराया, गांधी चौराया तो होता ही है, तो अपन गांधी चौराया बोल देते हैं, राइट? सो गांधी चौराया पे आप जब पहुंचे तो वहां पर आपने देखा कि 58 मिनट की, 58 सेकेंड्स की रेड लाइट है। कितनी देर की? 58 सेकेंड्स, टाइमर होता है ना, 58 सेकेंड्स की रेड लाइट है। आप क्या करेंगे? तो मुझे स्टूडेंट ने जवाब दिया कि सर मैं निकल जाऊंगा। तो यहां पर जो फैक्टर है, जब मैं ऑनेस्टी की बात करता हूं, तो ऑनेस्टी किसी सुपरविजन की मोहताज नहीं होती, राइट? ऑनेस्ट व्यक्ति, बहुत सारे लोग सही काम करते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब उनको कोई सुपरवाइज कर रहा होता है, उनको देख रहा होता है,
राइट। फिर मैंने उससे दूसरा सवाल पूछा कि आप क्या चाहेंगे कि कोई भी इंडिविजुअल उस वक्त क्या करे? तो उसका जवाब था कि सर वो रेड लाइट पे वेट करे। फिर मैंने उससे ये पूछा कि आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए? कि सर रेड लाइट पे वेट होना चाहिए। मैंने बोला चाहे टाइम हो, कोई भी हो रात का? बोलता हाँ सर आइडियल तो यही है। पुलिस वाला खड़ा हो चाहे नहीं खड़ा हो, आइडियल तो यही है, राइट। तो जब हम एक आइडियल आचरण को फॉलो करते हैं, चाहे हमें कोई देखे या नहीं देखे, वो हमारे अंतर मन की प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑनेस्टी होती है, राइट। अब सवाल यह उठता है कि कितने लोग इतना ऑनेस्ट हैं? लेकिन यकीन मानो आज भी वैसे लोग हैं। और जब वो लोग अपने लाइफ में इस पाथ को चुनते हैं कि मुझे आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, तो उनके लिए कि एसएसबी हो या एडेप्टेबिलिटी टेस्ट हो, इसकी प्रिपरेशन केवल और केवल दो चीजों की हो सकती है। मैं आपको जीडी के टॉपिक रटा रटा के आपको ग्रुप डिस्कशन के अंदर माहिर कर सकता हूं, आपको आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन के अंदर माहिर कर सकता हूं। आपको 1:30 बजे पर आपको कोई नहीं देख रहा है, फिर भी आप खड़े हैं, वो तो आपके अंदर का है और उसको आपने डेवलप किया है तब से जब से आपने अपने होश को संभाला है, राइट। सो वो एक ऑनेस्टी है। तो ऑनेस्टी की डेफिनेशन मेरे लिए वही है, जब आपको कोई नहीं भी देख रहा हो तब भी आपका आचरण बिल्कुल बेहतरीन हो। तो इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए या आर्म फोर्सेस में सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सोचते क्या है। कई बार कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोग बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन रीजंस कि हम वैसा एक्ट नहीं कर पाते। अंडरस्टूड है। लेकिन वो जो पहला ख्याल मेरे दिमाग में क्या आया, राइट, जब हम एसआरटी करते हैं, जब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट देते हैं, या फिर हम वैट जो अभी आपके नहीं है लेकिन जो एसएसबी के है, इंपॉर्टेंट क्या है मेरा पहला ख्याल, क्योंकि वहां पर टाइम ही इतना है कि आपको आधे मिनट के अंदर एक सिचुएशन को रिएक्ट करके उस पर अपना स्टेटमेंट लिखना है। आता है कि व्हाट इज योर फर्स्ट थॉट, इनिशियल थॉट, और वो इनिशियल जो थॉट है वो आपको डिफाइन कर देता है, राइट। समझ रहे मेरी बात? तो जरूरी नहीं कि हर बार हम लोग अपने एक्शन अपने वर्ड करें, ये है कि मेरे थॉट आया क्या। जरूरी नहीं कि मैं राह चलते हर जगह किसी गरीब को देखा मैं रुक गया, किसी उसको देखा मैं रुक गया। इंपॉर्टेंट ये है कि उनको देख के क्या मेरे मन में एम्पैथी डेवलप हुई, क्या मेरे मन में ये बात आई कि यार ये व्यक्ति देखो कितना सफर कर रहा है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्योंकि वही तो पॉइंट ऑफ डिपार्चर है आपके एक बेहतरीन इंसान बनने का, कि आप ऐसा सोचते हैं। और वो सिचुएशन देखिए, आप जा रहे हैं रास्ते में, कोई गिरे मरे पड़े, लूला लंगड़ा टेढ़ा काणा कूणा, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंड देन वी वांट टू से कि हम तो सोशली अडेप्टेबल हैं। हम कहना चाहते हैं कि भैया हम एक टीम किसी के बीच भी जाके लोगों के संग रह सकते हैं, हम सोशल एनिमल। कैसे हो भाई? क्योंकि आपको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। समझ रहे हो? तो पॉइंट ये है, मैं किताबी, देखिए आपको ये सारी चीजें ना किताब में पढ़ स्ट्रक्चर्ड लिखा हुआ होता है, राइट। व्यवहारिक तौर पे समझा, यदि आपको किसी के दुख से आपके भी दिल में पीड़ा होती है तो आप इंसान हैं। एंड वी नीड ह्यूमन। मशीनों से लड़ाई नहीं जीती जाती, मशीनों से जंग लड़ी ही नहीं जा सकती, बिकॉज देयर इज ऑलवेज मैन बिहाइंड द मशीन। राफेल को उड़ा लो ना अपना, उसके लड़ लो भैया, वो मशीन गन पड़ी है, एमएमजी साइड की हुई है, एलएनजी साइड की हुई है, चलवा लो उसकी गोली,
ट्रिगर दबाना पड़ेगा ना। और जब आपके ऊपर शेलिंग हो रही है, आपके बंकर के ऊपर बॉम्ब्स गिर रहे हैं, आरटी का फायर आ रहा है, उस समय अपनी एमएमजी का फायर खोलने के लिए इंसान चाहिए, उसके अंदर वो जज्बा चाहिए, वो गट्स चाहिए। तो यहां पर बात आती है फिर करेज की। वो करेज कहां से आया, उसका रूट क्या था, ऑनेस्टी। उसी ऑनेस्टी की तो हम बात कर रहे हैं। यदि आप अपने फर्ज ईमानदार हैं, करेज कहां से आ रहा है, ऑनेस्टी से आ रहा है ना। यदि आप अपने फर्ज के प्रति ईमानदार होंगे तो आप शेलिंग के दौरान भी अपने बंकर के अंदर कूदकर अपनी गन को संभालेंगे। तो courage also gets derived from honesty. And I'll give you one example. It was 2001. I was posted on line of control in J&K कुपवाड़ा, और मेरी पोस्ट थी एक फॉरवर्ड बोर, राइट। उस पोस्ट का नाम था फॉरवर्ड बोर। आप लोग आजकल गूगल अर्थ में सब दिखता है, ठीक है। तो आप गूगल अर्थ में नीलम वैली डालिए, किरण डालिए, और फिर फॉरवर्ड बोर तो नहीं होगा क्योंकि वो तो टेक्निकल नाम है। तो एंड उसका जो था वो बल्ज था, एक बल्ज मतलब जो कि एक प्रोट्रूड कर रहा है अंदर, और मेरे सामने किशन गंगा नदी थी जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल। मेरे राइट फ्लैंक के राइट फ्लैंक मतलब मेरे दाएं तरफ एक नाला था, बरसाती और या फिर बर्फ वाला नाला, जिसको जमघट नार बोलते थे। और जमघट नार के उस तरफ भी पाकिस्तान, तो मतलब मेरे पीछे डेप्थ में भी पाकिस्तान था, मेरे फ्रंट में भी पाकिस्तान था। और चूंकि मैं बल्ज किया हुआ था तो मेरे और लेफ्ट फ्लैंक के अंदर भी पाकिस्तान था। और मेरे नीचे थी लोअर नीलम वैली और ऊपर थी अपर नीलम वैली रोड। और हमारा ऑपरेशनल टास्क था कि हमको उस लोअर नीलम वैली रोड LNVR और अपर नीलम वैली रोड UNVR के ऊपर हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, जो कि हमारे एडवर्सरीज हैं पाकिस्तान, उनके किसी भी वेहिकुलर मूवमेंट को, फौजी वेहिकुलर मूवमेंट को नहीं होने देना, बिकॉज वो उनकी लाइफलाइन थी उनके कारगिल सेक्टर के लिए, राइट। तो रसद जाना, वहां से एमुनेशन जाना, तो हम उसको रोक देते थे, वहां पर अपनी पोस्ट से फायर करके गाड़ियों को रोकते थे। हम उस रास्ते पे चलने नहीं देना हमारा काम था। सो पोस्ट जीर्ण छीण हालत में थी जिस प्रकार से हमको मिली। हम लोग इंडक्ट हुए और मैंने पोस्ट को संभाला, कारभार संभाला वहां पर। और मतलब 10 एक दिनों के अंदर ही पहला मौका आया जब एक व्हीकल मूवमेंट हुआ और हमने उसको रोक दिया, ठीक है। और हमारे ऊपर भयंकर शेलिंग शुरू हो गई, बिकॉज वो लोग हेवीली उनका वहां पर क्योंकि सामरिक दृष्टि से वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो उनकी बहुत हैवी वहां पर ऑक्यूपेशन था अपनी पोस्ट का। और चूंकि हम लोग नए नए आए थे तो अभी इलाके को समझ ही रहे थे और ये चीज हो चुकी थी। सो उस समय मेरा रेडियो सेट, एक मंदिर था उसमें मेरा रेडियो सेट रह गया, ठीक है। और मेरा जवान था शिवराज करके, वो MMG पे नंबर 1 था। एक सिपाही बूरा था, वो MMG नंबर 2 था। एक मेरा और हवलदार मोहर सिंह था, वो RCL का बंदा था, ठीक है। सो हम लोग सारे बैठे हुए थे, सडनली फायर आया तो तुरंत हम लोगों ने अपने अपने मोर्चे संभाले। और मेरा इस दुर्पट में जब मैं भी अपनी मोर्चे में गया और अपनी गन वन संभाली मैंने, हम लोग का पर्सनल वेपन ऑफिसर्स का वहां पर वैली के अंदर AK-47 होता है। और जब इस प्रकार के क्लोज जो LC के क्लोज जो पोस्ट होती हैं, तो इन पे जब शेलिंग होती है तो हमें हर प्रकार से तैयार रहना पड़ता है, बैट एक्शन ना हो जाए हमारे ऊपर, राइट। भी लोग हैं वो लोग हमारी पोस्ट पे अटैक ना कर दें, राइट। तो उसके लिए आपको मोर्चा संभालना पड़ता है। अब उस धुरपट में फिर आपका कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे शेलिंग शुरू होती है, हायर हेडक्वार्टर शुरू हो जाता है, क्या हुआ, क्या से आया, कितना फायर आया, क्या हुआ, वगैरह वगैरह, ये सिचुएशनल रिपोर्ट सिटर बोलते हैं, वो चीज चलना शुरू हो जाती है। अब मेरा रेडियो सेट रह गया, मैं तुरंत मैंने बोला ओके मोहर सिंह मैं आ रहा हूं, मेरे को कवर फायर देना, मतलब अगर सामने से एक फायर आ रहा था ना, मुझे कवर फायर दो, वहां पर एक RCL ठोको, इतनी देर में मैं आता हूं और अपना रेडियो सेट लेता हूं, ठीक है। क्योंकि रेडियो सेट के बिना दिक्कत है मेरे को, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं। तो यहां पर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि 2 बातें निकल के आएंगी। एक तो हमारा भाईचारा, राइट, और दूसरा कि किस प्रकार से डिवोशन ऑफ ड्यूटी है। मेरा इतना बोलना था, मोहर सिंह रेडियो सेट लेके मेरे बंकर में आ गया।
बोलता साहब आप कैसे ओपन में आ सकते हो फायर के दौरान जब हम लोग मौजूद हैं, हमारा लीडर कैसे खतरे में पड़ सकता है, राइट? सो दैट इज द करेज, एंड दैट करेज कम्स फ्रॉम डिवोशन टुवर्ड्स ड्यूटी, एंड दैट डिवोशन टुवर्ड्स ड्यूटी कम्स फ्रॉम हिज ऑनेस्ट इंटेंट, राइट? तो ये सारी चीजें मिक्स्ड हैं। ये नहीं होता कि मैं तो बहादुर हूं लेकिन मैं ईमानदार नहीं हूं, या फिर ऐसा नहीं होता कि वक्त आएगा तो मैं ये कर लूंगा, अभी करूं चाहे नहीं करूं। और वो लोग हर रोज हम ये चीज जीते हैं, हर रोज हम अपने इंटेंट को जीते हैं, राइट? तो अगर जज्बे से हम करेंगे ना, हम जज्बे से अपने एग्जाम के लिए जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, राइट? तो वो चीज आपके अंदर अपने आप आ जाएगी, समझ लो। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, अगर आप डर के जाओगे ना, हाय अगर मेरा हुआ नहीं तो क्या होगा, तो यकीन मानो गलती कर जाओगे। इसका बड़ा सिंपल एग्जांपल है, 9 फीट डिच होती है, राइट? एकेडमीज में जाओगे, ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, 9 फीट डिच मेरे ख्याल से यही है, 9 फीट ही होगा ये, ठीक है? तो जब 9 फीट डिच होती है और जब आप बीपीटी वगैरह में जब आप अपनी गन लेके, बैटल लोड लेके आते हो दौड़ते हुए, तो कुछ बच्चे देखा जाए तो इसको तो आप यहां से खड़े होके हल्की छलांग लोगे तो आप पार कर जाओगे, लेकिन कई लोग जो मन में यहां पहुंचते, जिनके मन में ख्याल आ जाता है, वो यहीं गिर जाता टक से। और जो बिना डरे आता है और सीधे छलांग लगाता है, और वो भी जब जिस दिन नहीं डरता ना, उस दिन कूद जाता है, लेकिन जब अगले दिन सोचता है आके, क्योंकि थोड़ा सा खोद के रखते हैं ना उसको, तो जैसे ही वो सोच जाता है। देख लीजिए आप, आपने कोई ख्याल आ गया डर का, तो आपकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी, लेकिन तो हावी हो आप इसमें स्ट्रांगली पकड़े रहोगे, कोई छुड़ा नहीं सकता आपसे उसको। सो दिस गोज फॉर एवरीथिंग, दिस गोज फॉर एब्सोल्युटली फॉर एवरीथिंग, वॉट एवर वी डू इन लाइफ, राइट? वॉट एवर वी डू इन लाइफ। तो जो आप अभी अटेम्प्ट करने जा रहे हो वो इजीएस्ट ऑफ द एग्जाम है, ठीक है? एक ऑफिसर के अंदर या एक आर्म फोर्सेस पर्सनल के अंदर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो चीजों को प्लान कर सके, चीजों को ऑर्गेनाइज कर सके। ही कैन सेलेक्ट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ही कैन डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ही कैन सुपरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है? तो फौजी कभी सिर्फ डेलीगेशन नहीं करता, बिकॉज उसको पता है कि डेलीगेशन करा हुआ काम होगा ही नहीं अनलेस एंड अनटिल वो सुपरविजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला आदमी भी खुद कर रहा है, वो ऑनेस्ट है। लेकिन चूंकि मैं भी ऑनेस्ट हूं, तो मैं केवल डेलीगेट होकर फ्री नहीं हो रहा। मैं बोलता हूं नहीं, मैंने डेलीगेट तो कर दिया है, लेकिन मेरा काम भी है ध्यान देना कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ रहे हो आप लोग? सो इट्स वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं एसआरटी की। तो यहां पर कुछ समझ में आया है? सब गोलमोल झोलमोल हो गया है, राइट? जज्बा आना चाहिए, जज्बा लाओ अंदर, समझ रहे हो? मतलब फौज में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, जज्बा लाओ। मैं तो पूरी जिंदगी एयरफोर्स का राशन खाया भाई, मेरे तो फादर एयरफोर्स में थे, हैं? ठीक है? और वो भी जोधपुर से एक्स ग्रुप में सेलेक्ट हुए थे 1969 में, ठीक है? तो आई एम अमंग, मतलब मैं आप लोगों के बीच का ही हूं, तो हमने भी वो राशन खाया है। तो जज्बा लाइए, एंड ट्रस्ट मी, इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है, बिकॉज वॉट यू आर डूइंग will definitely affect your generations. Look at me. My father retired as a warrant officer from Indian Air Force. Right? Since he was in Air Force, मुझे चांस मिला अच्छे स्कूलों में पढ़ने का, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा मैं केवीज के अंदर, राइट? एक अच्छे कैंप में रहा, अच्छे माहौल में रहा, अच्छा फ्रेंड सर्कल बना, राइट? मेरा वो एक्सपोजर हुआ जहां पर मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आई, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आई, राइट? तो एक जवान, जो व्यक्ति गांव के गुरुकुल से पढ़ के, माय डैड स्टडीड इन गुरुकुल इन ए विलेज, राइट? सुबह गुरुजी पढ़ाते थे और फिर वो दोपहर बाद बोलते थे चलो गैया चरा के लेके आओ। गुरुकुल तो यही होता है,
तो माय डैड स्टडीड इन दैट स्कूल, दैट गुरुकुल। तो सोचिए उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी, राइट? तो हम कर रहे हैं आज, वो आपकी जनरेशन के लिए हो रहा है। आपके इर्द गिर्द ऐसे कई गांव में कि, और मैं जानता हूं, मैं अभी आप लोग जब बच्चे आप लोग सेलेक्ट होते हो तो मैं आपके गांव, आपके पेरेंट्स को बधाई देने जाता हूं। तो एक मैं उदयपुर के डिस्ट्रिक्ट में मैं गया, वो बहुत ही मतलब मैं देख के अचंभित रह गया। वहां पर उनके पूरे 7 पुश्तों में कोई नौकरी में नहीं था और उनका पेशा था पुश्तैनी, राइट? वो लोग वहां पर वो काम करते थे और उनकी, और 6 महीने बाद में फिर गया, जब बच्चा मतलब अपनी कसम परेड करके आ गया और फिर वो जॉब में आया, तो वो कायाकल्प हो गई उनकी। और मुझे इतनी खुशी हुई जिसकी कोई हद नहीं है कि जीवन में हम, मतलब मैं जब आर्मी से आया तो मैं रिलायंस में वाइस प्रेसिडेंट वीपी था, मैं कॉर्पोरेट की जिंदगी जी रहा था। लेकिन जब मैंने फैसला लिया कि मुझे इस फील्ड में कुछ करना है, तो अब मैं सोचता हूं शायद आई हैव टेकन द राइट डिसीजन इन माय लाइफ, क्योंकि जो लाइफ चेंजिंग फिनोमिनन हम कर रहे हैं वो बहुत सुकून देता है। मैं बैंगलोर में था, मैं आ रहा था तो सडनली एयरपोर्ट पे खड़ा था, अचानक 2 लड़कियां मेरे पैर छुए। हमारे सभी स्टूडेंट्स हैं, इज्जत देते हैं, तो मुझे इतना सुकून मिला, राइट? तो मुझे ऐसे ही अगले 2-3 दिन बाद वो मैंने फोटो उन बच्चों ने मेरे संग खींची, मेरे फोन में फोटोग्राफ थी। तो मेरे से एक जर्नी के दौरान एक व्यक्ति ने पूछा, सर आप क्या करते हैं? तो मैंने बड़े गर्व से उनको ना वो फोटो दिखाई, मतलब हम ये काम करते हैं, हम लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। तो जो बच्चे शेरगढ़ से या नागौर से या अभी तो यूपी, बिहार और इन सब जगहों से आ रहे हैं, राइट, जिनकी जिंदगी में जो कि सफर करते थे बिना टिकट के, भैया बस में चढ़ गए या बस में हैं तो बैठने की सीट नहीं है, आज वो अपने हवाई जहाज से अपने घर छुट्टी जा रहे हैं। तो ये चेंज है लाइफ में, राइट? और आप सभी की लाइफ में होगा ये चेंज। आपकी जो फर्स्ट जर्नी होगी ट्रेनिंग सेंटर के लिए, यू विल गो इन 3 tier AC। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फोर्सेस। तो एसआरटी की बात करते हैं, चलिए। तो सिचुएशन रिएक्शन क्या होता है, सिचुएशंस क्या है लाइफ में? हम लोग, और बड़ी आम सिचुएशन आती है। सिचुएशन क्या है कि भाई आपकी बहन की शादी है। एक सिचुएशन देता हूं, ऐसे ही मैं मनगढ़ंत बनाता हूं, चलिए। आपकी बहन की शादी है, राइट? आपके पास 50,000 रुपए हैं, ठीक है? और आपकी बहन की शादी में वो 50,000 रुपए बहुत जरूरी है। देखिए, इमोशंस जोड़ दिए यहां पर। साइकोलॉजिस्ट बड़ा बदमाश है, उसने एकदम इमोशनल बात कह दी है। बहन की शादी है, हिंदुस्तान में तो बड़ा इमोशन है ये तो, बहन की शादी, राइट? तो बहन की शादी है, 50,000 रुपए हैं आपके, और शादी में बहुत खर्चा है, तो ये पैसे खर्च करने हैं। आपका दोस्त आ गया और उसने बोला, मेरे पिताजी के इलाज के लिए अर्जेंट मुझे 50,000 रुपए चाहिए, आप क्या करेंगे? देखिए, सिचुएशन डाल दी। एक तरफ बहन की शादी, एक तरफ पिताजी का, क्या कहते हैं, मतलब दोस्त का पिताजी बीमार है वो, राइट? अब सिचुएशन तो हो गई, करना क्या है? क्या सिचुएशन से भाग जाऊं? नहीं भाग सकता। क्या दोस्त को मना कर दूं? तो बहन की शादी में 50,000 रुपए नहीं दूं? तो सब कुछ नो है, तो करूं क्या? हाँ, नहीं, ससुराल वालों तो मांगा नहीं है पैसा, वो तो जीवन में खर्च करना पड़ेगा ना। शादी कैसे पोस्टपोन होगी? वो तो पूरा सब कुछ बुक हो रखा है। ओके, नाउ, राइट? और कोई भी आंसर गलत नहीं होता। देखिए, साइकोलॉजी की ब्यूटी ये है कि गलत कुछ भी नहीं होता। आपने जिस प्रकार से आपकी अपब्रिंगिंग, नाउ लेट मी कम बैक टू द बेसिक थिंग, कि कब जब एसएसबी की या किसी भी एडेप्टेबिलिटी टेस्टों की कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, वो मैं इसलिए कहता कि आपकी प्रिपरेशन तो सेल्फ में हो रही है उस दिन से जब से आपने होश संभाला है। क्योंकि आप
हर चीज के प्रति रिएक्शन, आपका हर चीज के प्रति सोच, वो सब डेवलप हो रहा है आपके उन तजुर्बों से जो कि आपने जीवन में एक्वायर किए। और तजुर्बा क्या है? जो आपने देखा है, आपने किया है, जो या फिर जो आपने सुना है, वो आपकी लाइफ का आपका क्या है? दैट इज योर एक्सपीरियंस। सो वॉट एवर यू थिंक एंड वॉट एवर यू रिएक्ट इज एक्चुअली बेसिस योर एक्सपीरियंस इन लाइफ। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल छोटा, अबोध, 2.5 साल का, 3 साल का। अगर गलती से वो अपने गार्डन में खेल रहा है और वहां सांप आ जाए तो वो भागेगा नहीं, वो उसकी तरफ जाएगा, क्योंकि उसके तजुर्बे में अभी तक ये फीड नहीं हुआ है कि ये सांप है, इससे डरना है। समझ रहे हो? ये फीड किया जाता है, नहीं 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 मम्मी आई बेटा, जूजू है, कीड़ा है, ताता हो जाएगी, यही होगा ना। और फिर वो जब दूसरी बार जब जाएगा, जूजू ताता सब उसके दिमाग में आएगा और वो भागेगा। सो योर रिएक्शन टू एनी सिचुएशन डिपेंड्स बेसिक्स विच हैज बीन टॉट टू यू, जो कि आपको समझाए गए। और ये सफेद का लड़का होगा, सांप देखते हुए पकड़ उसको, वो उसको पकड़वाएगा। सांप देखते ही पकड़ना, और तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? सांप देखते ही जूजू ताता भागना। यही है, दिस इज लाइफ। समझ रहे हो? तो जिसके, अब दोस्त सबके होते हैं, बहन सबकी होती है, अब यहां पर भी है, दोस्त सबके होंगे, जरूरी नहीं बहन सबकी हो। रियल सिस्टर कई होते नहीं होती है, तो उसकी सोच अलग होगी। वो बोलेगा, वो रिलेट नहीं कर पाएगा इसमें, राइट? वो अपना को रिलेट नहीं कर पाएगा। तो रिलेट, सुनिए, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। या हालांकि आप लोगों की एसआरटी टिपिकल नहीं आएंगी, बड़ी आसान आएंगी, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। अगेन, एसआरटी में हम वो करते हैं जो कि हम सोचें कि एक आइडियल रिएक्शन क्या होना चाहिए। समझ रहे? ठीक है। तो अब पॉइंट ये आ गया कि हम सिचुएशन से भागेंगे नहीं, हम चीजों को मैनेज करेंगे। तो यहां पर एक इंडिविजुअल की, एक ऑफिसर की लॉजिकल थॉट प्रोसेस के साथ, एक आर्म फोर्सेस के व्यक्ति की लॉजिकल थॉट प्रोसेस के साथ, लॉजिक एंड रीजनिंग, उसको रीजन आउट करेगा वो, राइट? और फिर उसका वो सॉल्यूशन निकालेगा। क्योंकि बहन की शादी में खर्चा होना है, वो 50,000 रुपए वहां भी इंपॉर्टेंट है। हाउएवर देन ही हैज टू प्रायोरिटाइज, बिकॉज अगर फादर किसी के बीमार है और मेरा जिगरी दोस्त है, आई एम ऑनेस्ट टू माय फ्रेंडशिप, तो शादी में एक फंक्शनल चीजें हैं, जहां पर एक फंक्शन होना है और वहां पर उसके इलाज, लाइफ एंड डेथ का मामला है, तो मैं उसको अटेंड करूंगा जहां पर लाइफ एंड डेथ का मामला है, और मैं उसको दूंगा और शादी के लिए मैनेज करूंगा, ना कि शादी में दूंगा और उसके लिए मैनेज करूंगा। क्योंकि मैनेज हो सकता है 50 ना होकर 30 ही हो पाए। गॉट इट? तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हाउ आई प्रायोरिटाइज द सिचुएशन। यहां पर आपके तजुर्बे की लॉजिक एंड रीजनिंग आती है, क्योंकि वहां पर उसके इलाज चाहिए। इलाज मीन्स अगर 50,000 रुपए इलाज के लिए चाहिए, मतलब आपकी सोशल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन क्या है। अगला आदमी मुझसे इलाज के लिए 50,000 रुपए मांग रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम सीरियस इशू, कुछ है। ये 50,000 तो मैंने एक सेलिब्रेशन के लिए रोक सकते हैं। तो मेरा थॉट ये है कि मैं सेलिब्रेशन को एक बार को कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, मैं किसी की जान को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और हो सकता है कोई ये भी सोचे कि जान जाए तो जाए, मेरा सेलिब्रेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो उसकी सोच है। लेकिन में दोनों सही है अपनी अपनी जगह। अगला, वो अगले के पास कई लॉजिक हो सकते हैं, यार इसने औरों से भी मांग रखे हैं, यार बार मांगता ही रहता है ऐसे, चौथी बार इसने पिताजी बीमार कर ली, उसके अपने लॉजिक हो सकते हैं, राइट? या हो सकता है कि चूंकि उसके संग ऐसा कभी हुआ हो तो उसने एक अपना थॉट प्रोसेस बना लिया और ये सब झूठी होता है। क्योंकि अगेन आपकी पर्सनैलिटी तो आपके तजुर्बे के साथ साथ बन रही है, राइट? लेकिन ये सब होने के बियॉन्ड यदि मैं एक न्यूट्रल स्पेस में आके सोचूं कि आइडियल मुझे क्या करना चाहिए, मान लिया मेरे संग धोखा हुआ था, लेकिन आइडियली किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो जवाब यही आएगा, भैया किसी की जान जोखिम में मत डालो, वहां उसकी मदद कर दो, सेलिब्रेशन के लिए हम अरेंजमेंट कर लेंगे। इजंट इट?
तो अब एसआरटी की यदि मैं समझाऊं आपको, देखिए एसआरटी में सिचुएशंस होंगी और जो सिचुएशन है वो आपका एजेंडा है। मतलब आपका एक गोल, किसी भी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में स्टेटमेंट के अंदर आपका एक गोल दिया जाता है। बहन की शादी में 50,000 रुपए खर्च करना किसी पर्टिकुलर काम के लिए, वो आपका गोल हो गया। एक डिस्ट्रैक्ट करने वाली सिचुएशन आएगी, एक दोस्त आ गया जिगरी जिसके पिताजी बीमार हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। अब आप दोनों को नहीं छोड़ सकते, ना तो अपने गोल को छोड़ सकते हैं, ना आप सिचुएशन को बोलते हैं हट। जैसे होता है ना, कई बार सिचुएशन दी जाती है कि आप सड़क से जा रहे हैं, आपका एग्जाम है, आप लेट हो रहे हैं, आप देखते हैं रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, आप क्या करें? दुनिया करती है चल यार, यही करती है, राइट, यही करती है, मोस्ट ऑफ द लोग यही करते हैं, वीडियो बनाते हैं, है ना। और हिंदुस्तान का या वर्ल्ड का डेटा देखें, रोड साइड एक्सीडेंट में मैक्सिमम डेथ इसलिए होती है कि उनको समय पे असिस्टेंस नहीं मिलती। और कई लोग रोड साइड एक्सीडेंट के जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं क्योंकि उनको गलत असिस्टेंस मिल जाती है। वो एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर कभी आप लोगों से चर्चा करूंगा कि रोड साइड एक्सीडेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए। हाउएवर, मैं जा रहा हूं और मेरे को कहीं लेट हो रहा हूं, मेरा एग्जाम है, मैं जाता हूं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट दिखता है तो क्या करूंगा? मेरा फर्ज बनता, आप बताइए मेरा क्या फर्ज बनता? या आई शुड अरेंज फॉर द इवैक्यूएशन। मैं उसको इवैक्यूएशन के लिए अरेंजमेंट का सुनिश्चित करके अपने गोल को भी नहीं छोड़ूं, क्योंकि मैं बेवकूफ कहलाऊंगा यदि मैं यहीं जुट जाऊं और एग्जाम ना दूं, और मैं खुदगर्ज कहलाऊंगा यदि मैं एग्जाम देने चला जाऊं और उस व्यक्ति को मदद नहीं करूं। लेकिन मैं एक आर्म फोर्सेस का व्यक्ति कहलाऊंगा यदि मैं अपने गोल को भी ना छोड़ूं और यहां भी मैनेज कर लूं। वहां मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आएगी। और जो चीज, और हर चीज के लिए एजेंसीज बनी हुई है। हम क्या करते हैं, हर काम स्वयं करने की, सिचुएशन रिएक्शन के अंदर जब टेस्ट की बारी आती है, हम हर काम खुद करते हैं। हॉस्टल में आग लगी, क्या करोगे? मैं खुद ही बुझाऊंगा। अरे भैया, फायर ब्रिगेड किस लिए? चोर, आपने देखा वहां चोर आया, क्या करोगे? मैं कूद पड़ूंगा उसके ऊपर। अरे भैया, पुलिस किस? परंतु जब ये सारे लोग, जब फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, तो फिर मैं किस लिए हूं? सवाल तो ये उठ गया। तो मेरा काम है उस जगह पर अपनी मौजूदगी का उपयोग करना, साथ ही साथ चीजों को अच्छे से मैनेज हो जाए। अरे आग लगी है, मैं बाल्टी से कैसे बुझा पाऊंगा? मेरे को फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। लेकिन क्या मैं फायर ब्रिगेड आने तक हाथ पे हाथ रख के खड़ा रहूं? नहीं, मुझे कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, मुझे लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी, और साथ ही साथ आग को बुझाने की कोशिश करनी पड़ेगी जब तक कि फायर ब्रिगेड ना आ जाए। और फायर ब्रिगेड आने पर उनको इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी, भाई साहब यहां पर ये आग लगी है, ये हो गया है, उस कोने में आग ज्यादा है, या यहां से सीढ़ियां हैं, या वहां पर ये चीज है। गॉट इट? तो ये चीज है। तो हुआ क्या, एक्सीडेंट हो रहा है और मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, तो मेरे को गोल नहीं छोड़ना है। तो किसी भी सिचुएशन में जब एसआरटी आता है तो देयर इज अ गोल एंड देयर इज अ डिस्ट्रैक्टिंग सिचुएशन। वी मैनेज द सिचुएशन, वी हैंडल द गोल एज वेल। सो ये बेसिक है। ये क्या है? बेसिक है किसी भी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को हैंडल करने। वी आर नॉट, दूसरा जो बुनियादी है कि हम सुपरमैन नहीं हैं। हम सुपरमैन नहीं। हर काम को करने के लिए एक डेजिग्नेटेड एजेंसी है, लेकिन उनके वहां मौजूद होने तक मुझे अपनी मौजूदगी को यूटिलाइज करना है, और मुझे बेवकूफी और बहादुरी के बीच के अंतर को समझना है। आपको साफ सिचुएशन दी गई है कि आप अपने दोस्त के साथ एक पुल पे खड़े हैं, नीचे नदी, बरसाती नदी बहुत तेजी से बह रही है, अचानक आपके दोस्त का पैर फिसलता है, वो गिर जाता है, आपको तैरना नहीं आता, आप क्या करेंगे? राइट? हाँ, कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं बहुत सारे कि मैं खुद भी कूद जाऊंगा, बिकॉज दे वांट टू शो कि नहीं, मेरे को जान की परवाह नहीं है। भैया, तुम खुद कूद के कर क्या लोगे? आपने अपनी जान भी जोखिम में डाली और उसको भी आपने
श्योर कर दिया मर जाएगा, क्योंकि अब कौन बचाएगा भैया, तो देखा नहीं। जबकि आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरी कोशिश करनी कि आप उसको बचा सकें। वहां रिसोर्सेज जो हैं उनकी मदद से, लोगों को बुला के, चिल्ला के, आवाज देकर, मदद के लिए बुलाकर, राइट, सो दैट आप उस समय तक तो मौजूद रहें कि बता सकें किसी तैराक को कि वहां गिरा था। गॉट इट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रैशनलाइज करें चीजों को, लॉजिकली सोचें, हमारी रीजनिंग कैपेबिलिटी स्ट्रांग हो। तो यही सारी तो क्वालिटीज हैं। और ये यदि हम डर के रहेंगे, नहीं आएगा। कहां से आएगा? ऑनेस्ट होने, समझने से, और हर चीज को लॉजिकली सोचने से कि मेरी जगह यदि कोई और व्यक्ति हो तो मैं उससे किस प्रकार के आचरण का उम्मीद रखता हूं। व्यक्ति चेयरफुल होना चाहिए, टीम प्लेयर होना चाहिए। चेयरफुल क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब शेलिंग होगी, आप एक एडवर्स सिचुएशन में होंगे और आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। वो तो चलो बहुत एक्सट्रीम हो गया, आप घर से दूर है, 6 महीने छुट्टी नहीं गए आप। हाउ विल यू मैनेज दैट स्ट्रेस? आपके अंदर एक सोशल बिलोंगिंगनेस, एडेप्टेबिलिटी का फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि आप राजस्थान के हैं, आपका बड़ी होगा, कोई उड़ीसा का होगा, कोई तमिलनाडु का होगा। आप डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट स्टेट्स के लोगों के संग यदि आप भाईचारे का व्यवहार डेवलप नहीं कर सकते, आप कैसे जाएंगे फौज में? आप क्या कर पाएंगे वहां पर? और मैं इसलिए कह रहा हूं सो दैट आपके अंदर वो अडेप्टेबिलिटी वाला फैक्टर अपने आप आ जाए, आपको उससे प्यार हो जाए। मतलब आपको एयरफोर्स में नौकरी नहीं चाहिए, आपको वो जिंदगी चाहिए, वो जज्बा आपके अंदर आ जाए, आपको प्यार हो जाए कि मुझे इससे अब इस लाइफस्टाइल से प्यार है। समझ रहे हो? तो बहुत बुनियादी है, बहुत आसान है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, राइट। अगर आप इसको सहजता से लेंगे, आपसे, और वो टेस्ट ही क्या जिसमें आपसे आपके बारे में पूछना है, कितना आसान हो गया। तो ये था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में। मैंने इसको किताबी तौर पे ना बताकर, किताबी तौर पे तो मैं इसको 10 मिनट में खत्म कर देता, बड़ा आसान होता है, लेकिन मैंने आपको बहुत दिल से, बहुत ईमानदारी से, और ये सोचकर कि आप कैसे इसको सहजता से लें और अपने आप को उस तैयारी के प्रति झोंक दें, और आप प्यार से, मतलब आपको उस चीज से प्यार हो जाए, बजाय डर के कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। यदि आप प्यार करेंगे उससे, तो आपका सिलेक्शन 101% होगा। So we will again meet tomorrow at the same time, right? And we'll take on certain, I'll tell you some more examples from my career, and we'll discuss certain things about GD as well. And यही जगह होगी और यही वक्त होगा। कल फिर मिलेंगे हम लोग। शौर्य भारत डिफेंस एग्जाम्स लर्निंग ऐप।